हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। पहला हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है और वो टॉपिक था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स करते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते हैं न्यूक्लियस में, नाभिक में रहने वाले क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वाले। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। इलेक्ट्रॉन करता है, न्यूक्लियॉन करता है। तो न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहीं से आज की शुरुआत करेंगे। एक बार हम आपसे चाहते हैं परमिशन कि क्या इजाज़त है क्लास स्टार्ट करने की? क्या हम आप तक पहुंच पा रहे हैं? हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है। तो हमारे साथ जसपाल साहब हैं और दीपशिखा रॉय हमारे साथ हैं। खुश रहिए। कैसे हैं? पीके शाह हमारे साथ हैं, संदीप साहब हैं। राम राम संदीप साहब। मैथ की भी क्लास चल रही है। तो बच्चे, आप जो उन दोनों में से इम्पॉर्टेंट लगे उसको कर लीजिए। बाकी एक की रिकॉर्डिंग आप देख लिया करिएगा। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं तो उसके लिए हम डाउट क्लासेस आपके लिए अरेंज करेंगे। दूसरी बात, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करने वाले हैं जिस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं। दूसरी बात कि हम हफ्ते में एक बार फिर रूबरू होंगे आपसे डाउट के लिए, और फिर हर क्लास के अंत में 10 मिनट हम आपके क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो राम राम शिवम राजपूत साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आदित्य साहब, रितु साहब और आकांक्षा हमारे साथ हैं। लीना वर्मा हमारे साथ हैं। मयंक गुप्ता जी हैं। शिवम पटेल साहब हैं। सुमन हमारे साथ हैं। हर हर महादेव सुमन, ठीक हैं आप? चलिए। जय श्री श्याम रमेश साहब, ठीक हैं? चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम लोग क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो नाभिकीय अभिक्रिया जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। 10th में तो पढ़ना ही नहीं है आपको। ये आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना है। 10th में एनसीईआरटी में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं है ना। तो हम यहाँ पर 11th क्लास की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ना तो 9th में आपको पढ़ना है ना ही 10th में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना है और 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ना है। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, संलयन अभिक्रिया। फ्यूजन या संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो फ्यूजन यानी विखंडन, फ्यूजन यानी संलयन। अब सवाल ये होता है कि फ्यूजन में क्या होता है, तो डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, अभी शॉर्टकट में जानिए। इसमें क्या होता है कि बड़ा एटम, एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। एक बड़ा एटम टूटता है और दो छोटे छोटे एटम बनाता है और काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक बड़ा एटम टूटकर दो छोटे एटम बनाता है और इस दौरान काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है, इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, टूटना। और दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना। यहाँ पर दो छोटे एटम या दो छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं या बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और इस दौरान भी काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो जिसमें एक बड़ा टूटकर दो छोटा बनाता है और जिसमें दो छोटे मिलकर एक बड़ा बनाता है, तो इसको बोलेंगे फ्यूजन और इसको बोलेंगे फ्यूजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया
कि आखिर यहां पर टूटता क्यों है, यहां पे जुड़ता क्यों है। मतलब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है ना, उद्देश्य क्या होता है। तो दोनों का उद्देश्य होता है स्टेबिलिटी, क्या, अस्थायित्व प्राप्त करना, क्या, अस्थायित्व प्राप्त करना। देखिए अगर एटम छोटा है तो वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और वो टूटकर दो छोटे स्टेबल एटम बनाता है। तो अगर एक बड़ा एटम है तो वो भी अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और ये टूट कर क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। और दो छोटे एटम है वो भी अनस्टेबल होते हैं। एटम अगर बहुत बड़ा है तो भी अनस्टेबल, एटम बहुत छोटा है तो भी अनस्टेबल। तो बड़ा वाला टूट कर स्टेबल होता है, छोटा वाला जुड़ कर स्टेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आदमी बहुत बड़ा है तो भी उसको नींद नहीं आती, और बहुत गरीब है तो भी नींद नहीं आती। अगर आदमी बहुत बड़ा है तो उसको नींद क्यों नहीं आती, इसलिए कि कहीं इनकम टैक्स का छापा, ईडी का छापा ना पड़ जाए। तो वो अपने धन को तोड़ तोड़ कर रखता है, कुछ धन यहाँ, कुछ उस बैंक में, कुछ वहां, कुछ वहां, ताकि वो स्टेबल हो सके। और अगर आदमी गरीब है तो उसको भी नींद नहीं आती है कि कल को खाएंगे क्या, तो वो धन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ वहां से। तो आपने देखा होगा कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं उसको नींद नहीं आती रातों को, नींद नहीं आती रातों को, वो नींद की दवाइयों पे गुजर करते हैं, सारी रात छत को तकते हुए रात गुजर जाती है। एक शायर कहते हैं कि बच्चों को गरीबी का पता चल गया शायद, उठ जाते हैं रमजान में सेहरी नहीं खाते। सेहरी समझते हैं, जैसे लोग रमजान में रोजे रखते हैं, महिलाएं व्रत करती हैं अपने पति की लंबी उम्रों के लिए, और पति इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं, देखा होगा। तो जैसे महिलाएं व्रत कर रही, जैसे बिहार में एक व्रत होता है छठ का, जिसमें महिलाएं 2-3 दिन तक कुछ खाती पीती नहीं है। तो कोई भी व्रत करने से पहले या रमजान में रोजे रखने से पहले सुबह में थोड़ा सा जो फ्रूट खा लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं, उसको सेहरी कहते हैं, है ना, या सिरगही बोलते हैं, है ना, जो व्रत लोग करते हैं उस सिरगही कहते हैं। तो शायर कहते हैं कि बच्चों को गरीबी का पता चल गया शायद, उठ जाते हैं रमजान में सेहरी नहीं खाते, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो जो बड़ा है वो टूट कर क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है, और जो छोटा है वो जुड़ कर स्टेबल होना चाहता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी विखंडन या संलयन, उसका उद्देश्य क्या होता है, अस्थायित्व प्राप्त करना, स्टेबिलिटी गेन करना। बड़ा एटम टूट कर स्टेबल होना चाहता है, छोटा एटम जुड़कर स्टेबल होना चाहता है। बात आनी चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाइए, एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती क्या है वो तो आपने समझ लिया कि एक बड़ा, एक बिग या हेवी, अनस्टेबल, जो हेवी होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिनोमेना है तो न्यूक्लियस लिखेंगे, एटम भी आप लिख सकते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक भारी अस्थाई नाभिक क्या होता है, टूटता है और दो हल्के स्थायी नाभिकों का निर्माण करता है, लाइटर न्यूक्लियाई, है ना। और कैसा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो दो हल्के स्थायी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो एक बड़ा अस्थायी नाभिक टूटकर दो हल्के स्थायी नाभिकों का निर्माण करेंगे, और इस दौरान काफी अधिक मात्रा में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी,
इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच a heavy unstable nucleus a heavy unstable nucleus splits to form two lighter stable nuclei। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी अस्थायी नाभिक टूटकर दो हल्के स्थायी नाभिकों का निर्माण करते हैं और इस दौरान काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ये कहलाती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इसको करने वाले थे, पहला नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करने वाले थे एफ स्ट्रासमैन, है ना, एफ स्ट्रासमैन। ठीक है जी। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की थी, एक का नाम था आपका ऑटो हॉर्न और दूसरे का नाम था एफ स्ट्रासमैन। कब, 1939 में। तो यहां पर सबसे पहले लिख लें डेफिनेशन को कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है, न्यूक्लियाई, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर, मतलब टूटकर, दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है तथा ऊर्जा की एक विशाल मात्रा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। फिर लिखिएगा कि प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन ने की थी 1939 में। क्या किया था इन्होंने, अभी दिखाता हूं, पहले इतना लिख लीजिए, हो जाएगा तो लिखिएगा, डन, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐप में कई क्लास में एरर दिख रहा है, ठीक हो जाएगा, बताइए। पुनीता रॉय, आरजू कह रही कि क्लियर है सर। सिमरन सर आपके नोट्स में क्यों नहीं दिखाता है, ऐप के नोट्स में क्यों दिखेगा सारा नोट्स। एक कंप्लीट नोट्स भी डलवा दूंगा, ठीक है, कशिश हो गया ना। अब देखिए उन्होंने किया क्या, जो ऑटो हॉर्न थे और एफ स्ट्रासमैन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम पर जब इन्होंने न्यूट्रॉन का अटैक करवाया, किसका अटैक करवाया, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का अटैक करवाया, ये क्या है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम पर जब इन्होंने न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो इन्होंने देखा, ये जो यूरेनियम आप जानते हैं कि बड़ा एटम है, ये दो छोटे छोटे एटम में टूट गया, किसमें, बैरियम में, किसमें, बैरियम में, और किसमें, क्रिप्टन में टूट गया, बैरियम और क्रिप्टन में टूट गया, क्रिप्टन में टूट गया। साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी निकले, कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। ये था उनका एक्सपेरिमेंट, किनका, ऑटो हॉर्न साहब और एफ स्ट्रासमैन। सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने लिख दिया कि प्रथम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करने वाले कौन थे, तो ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन। ये सब रटा रहता है आप लोगों को, है ना, बहुत फेमस है, हर एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। एफ स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने क्या किया कि यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का अटैक करवाया, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया, तो इन्होंने देखा कि बैरियम, यूरेनियम जो एक बड़ा एटम था, दो छोटे एटम में टूट गया, बैरियम में और क्रिप्टन में। साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई, एनर्जी रिलीज हुई, है ना, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक, ये था उनका एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम एटम बॉम्ब आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, एटम बॉम्ब डिस्कस करेंगे। तो ये था उनका, देखिए, एक्सपेरिमेंट था, किसका, ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन का। ये आप जानते हैं, यूरेनियम के बारे में आपको पता होगा, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, मास नंबर कितना होता है, 235, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, मास 1 के बराबर होता है। तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का अटैक हुआ
तो 2 एटम बने छोटे छोटे, बैरियम और क्रिप्टन। बैरियम का एटॉमिक नंबर 56, मास नंबर 144, क्रिप्टन का 36, 92। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकले और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। ये था ऑटो हॉर्न साहब का क्या, ऑटो हॉर्न साहब का आपका एक्सपेरिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि चाहे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसमें ऊर्जा का मुक्त होने का कारण क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या होता है, चाहे फिजन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, है ना, उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसका कारण क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नाभिकीय अभिक्रिया जो हो रही है, चाहे वो फिजन हो या फ्यूजन हो, जैसे यहाँ पे फिजन हो रहा है क्योंकि एक बड़ा एटम टूट रहा है और 2 छोटे एटम बना रहा है, तो ये फिजन हुआ, विखंडन हुआ। तो याद रख लेना, चाहे वो फिजन हो या फ्यूजन हो, उसमें ऊर्जा का कारण होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या होता है जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में आप इस इक्वेशन द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर E क्या है, जहां पर E है आपका एनर्जी यानी ऊर्जा, M क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो आइंस्टीन साहब ने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में आप इस समीकरण द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात सिर्फ क्या थी, कागज पे थी अभी तक, इसको करके दिखाया किसने, करके दिखाया किसने, तो ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन ने इसको करके दिखाया। उन्होंने क्या किया, ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन ने, ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रासमैन साहब ने क्या किया कि न्यूट्रॉन का जब अटैक करवाया यूरेनियम पर, तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम 2 छोटे एटम में टूट गया, बैरियम और क्रिप्टन में, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकले और काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। और इस ऊर्जा का कारण था द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि प्रतिक्रिया से पहले का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए था प्रतिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के, यानी टोटल मास बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, यानी इन दोनों के द्रव्यमान को हम जोड़ेंगे तो इनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि भाई जब इन दोनों के द्रव्यमान को ऐड किया गया और फिर इन तीनों के द्रव्यमान को ऐड किया गया, तो देखा गया कि कुछ मास में कमी आ रही है। इन तीनों के द्रव्यमान को ऐड करने पर और इन दोनों के द्रव्यमान को ऐड करने पर प्रतिक्रिया से पहले का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए था प्रतिक्रिया के बाद के द्रव्यमान का, पर इन तीनों के द्रव्यमान को ऐड किया गया तो देखा गया कि कुछ द्रव्यमान में कमी आई। यही मास में कमी किस में कन्वर्ट हो गई थी, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें ऊर्जा का जो कारण होगा, ऊर्जा निकलने का कारण होगा, वो होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब द्रव्यमान ऊर्जा में क्या हो रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा होगा। और देखिए इस रिएक्शन को आपने अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया, तो यही एटम बॉम्ब बन जाएगा। ये रिएक्शन को आप तब तक कंट्रोल में नहीं ला सकते जब तक कि पूरा का पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता। ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बन जाएगा। जैसे आपने न्यूट्रॉन का अटैक करवाया यूरेनियम पे, तो क्या बना, बैरियम क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हुई। ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता। जब तक यूरेनियम मौजूद है किसी के औकात नहीं है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल में कर ले। कैसे और क्यों, जरा देखिए, जरा देखिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखिए जब हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं, तो न्यूट्रॉन का जब अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा, बैरियम क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। तो ये है आपका, देखिए न्यूट्रॉन, ये है आपका यूरेनियम, और यूरेनियम पर आपने न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो क्या बना,
बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन और प्लस क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। अब ये न्यूट्रॉन फिर फ्रेश यूरेनियम को छेड़ेंगे ये, और फिर इससे निकल जाएगा बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। देखिए बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। फिर ये न्यूट्रॉन फिर फ्रेश यूरेनियम को छोड़ेंगे, फिर से निकलेगा क्या, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। जब तक यूरेनियम मौजूद है तब तक ये रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आएगा, बन जाएगा क्या, ये रिएक्शन हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। क्या बन गया, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बन गया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी। ये रिएक्शन ऐसा चेन में चलता जाएगा, चेन में चलता चला जाएगा। ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूरेनियम मौजूद है। फिर ये फ्रेश यूरेनियम पर अटैक करेंगे, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, ऐसा चलता जाएगा। और यही आपका एटम बॉम्ब है। एटम बम कुछ और नहीं, अगर हमने फिजन रिएक्शन को खुला छोड़ दिया तबाही मचाने के लिए, तो यही आपका क्या है, परमाणु बम है। परमाणु बम है। देखिए न्यूट्रॉन का अटैक हुआ यूरेनियम पर, क्या बनेगा, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। फिर ये न्यूट्रॉन फ्रेश यूरेनियम को टारगेट करेंगे, यहां से भी बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, 3 न्यूट्रॉन एनर्जी। और ये एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतना ज्यादा होगा कि एक जबरदस्त धमाका होगा। क्या होगा, जबरदस्त धमाका होगा। तो आपने एक मूवी में सुना होगा, हीरो कहता है कि थैंक यू मत कहना, 3 की मदद कर देना, और उसको कहना कि वो 3 की मदद करे, उसको कहना वो 3 की मदद करे। कहां से चुराया था कॉन्सेप्ट, यहीं से चुराया था। ये फिजन रिएक्शन में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन का अटैक होगा यूरेनियम पर, तो क्या बनेगा, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। फिर ये सारे न्यूट्रॉन फ्रेश यूरेनियम को अटैक करेंगे, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और ये इस तरह से चेन चलेगा। तो जो मूवी थी उसमें यहीं से कॉन्सेप्ट चुराया था, पढ़ा होगा कभी बचपन में, है ना, तो उसका यूज कर लिया। ठीक है, अगर आप इस तरह से कोई चेन चलाते हैं तो बहुत जल्दी वो फैलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, फिजन पे या फ्यूजन पे, बताइए। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन या फिजन रिएक्शन, तो क्या बोलिएगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। परमाणु बम में कैसा नाभिकीय अभिक्रिया होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन या अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन बनाएगा। तो याद कर लीजिएगा कि परमाणु बॉम्ब किस पे आधारित होता है, तो आप कहेगा सर अनकंट्रोल्ड। यहां पे क्या करना है, तबाही मचाना है, तो कंट्रोल क्यों करेंगे, अनकंट्रोल्ड छोड़ेंगे, अनकंट्रोल्ड। और कैसा, फिजन के फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फिजन, और कैसा चल रहा है, चेन रिएक्शन, श्रृंखला में ये चलता चला जा रहा है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, 2 मंथ क्या 1 मंथ काफी है अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो। कौन सा मूवी था वो, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, आरजू जय हो वाली मूवी। अच्छा जय हो था, हाँ मैंने देखा था टीवी पर, ऐसे चल रहा था। तो स्टार्टिंग में यूरेनियम लेंगे ना, यूरेनियम लेना पड़ेगा और उस पर न्यूट्रॉन छोड़ेंगे, तब रिएक्शन चालू होगा। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम लिया,
यूरेनियम, और यूरेनियम पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन छोड़ा। अब न्यूट्रॉन इस पे डालेंगे तो अब रिएक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डी ब्रोगली होता है लैम्डा इज मतलब Hc/λ होता है ये होता है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, इसको जान के क्या करिए, E इज इक्वल टू एच न्यू है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू Hc/λ ये होता है। जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए आइए TGT वाले बैच में। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, परमाणु बॉम्ब किस पे आधारित होता है। ठीक है, तो एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर फिजन के फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फिजन पे। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अच्छा, कैसा रिएक्शन चलता है, अनकंट्रोल्ड, और कैसा, फिजन के फिजन, और कैसा, चेन रिएक्शन, चेन बनता चला जा रहा है, श्रृंखला बनती चली जा रही है। तो ये वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि परमाणु बम में होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन बना देगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन बनाएगा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, चौथा ऑप्शन बनाएगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। यू विल से इन एटम बम वी हैव अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। नोट करिएगा, होगा लिखेंगे, डन हो जाएगा, तो डन लिख दीजिए फटाफट। तेलुगु पिक्चर है स्टालिन मूवी, नहीं तेलुगु वाला तो मैंने नहीं देखा है, ये सलमान खान वाला देखा था मैंने। बायो क्लास 4 बजे होती है ना, तो 4 बजे आइएगा। मेरी होती है रोहित कुमार साहब। लो कृष्णा पूछ रहे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी तो बताया। इतना डीप आएगा क्या पंकज, बिल्कुल आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। डीप में नहीं जाना होता तो वहां से मैं खुद ही भाग लेता हूँ, है कि नहीं। पुष्पांजलि यादव कह रहे हैं कि मेरा भी कमेंट देखिए, बिल्कुल देख लिया, हो गया। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, अरे लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, c इज इक्वल टू क्या होती है, c इज इक्वल टू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो वेग होता है यही होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नहीं पता था क्या। अच्छा, अब इसमें और 2-3 बातें याद रख लीजिएगा, इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मिल जाएगा पीपीटी में, पीएनजी में। आपको याद रखना है कि जो प्रथम परमाणु बम है वो 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर था हिरोशिमा, जापान का एक शहर था हिरोशिमा, उस पे वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2 के दौरान क्या किया गया था, गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर पहला बॉम्ब गिराया गया था, और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम क्या था जी, लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और इसको बनाने में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। इसको बनाने में 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। तो बस इतना याद रख लीजिए, बाकी कहानी तो हमने लिखी दी है कि जब ये बॉम्ब गिराया गया ना तो 90% जो आबादी थी वो उसी समय मारी गई थी। लगभग 80,000 लोग बॉम्ब गिराते ही मारे गए थे,
बाद में आप जानते हैं कि रेडिएशन से बहुत सारे लोग मारे गए। जब कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, नाभिकीय विस्फोट होता है, फिजन या फ्यूजन, तो उससे रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा हम लोग आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। वो अगर आपकी बॉडी से गुजरेगा तो आपके जीन को चेंज करता चला जाएगा, है ना, तो तबाही आ जाएगी। तो उस वक्त मारे गए 80,000 लोग, और बाकी जो रेज थे, जो किरणें थी, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। तो आपको अपने एग्जाम के लिए बस इतनी बात याद रखनी है कि प्रथम जो नाभिकीय बम था, जो परमाणु बम था, वो जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया गया था। उस बॉम्ब का नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और उसको बनाने में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। बाकी कहानी मैंने लिखी दी है। हाँ हिमांशु यादव जी, फरमाइए। ठीक है, मैथ्स की, ठीक है, हम पता करके बताएंगे आदर्श जी। सब टीचर का अपना अपना शेड्यूल रहता है, तो मुझे तो या बाकी टीचर्स को अपने सब्जेक्ट से रहता है ना कंसर्न। अब दूसरा क्लास नहीं चल रहा है, वो हम पता करके आपको बता देंगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पहला जो बॉम्ब गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय को बनाने में किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए, ये था लिटिल बॉय, ये बॉम्ब है, और इस बॉम्ब को इस जहाज पे रख के, है ना, गिराया गया था। इस बॉम्ब को, ये है लिटिल बॉय आपका, दिस इज योर लिटिल बॉय। ये बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जिसको बनाने के लिए आप जानते ही हैं कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, और इस बॉम्ब को इस B-29 बॉम्बर पे रख करके ड्रॉप किया गया था, ड्रॉप किया गया था। और ड्रॉप करने के बाद ये जो तबाही का मंजर था, जो तबाही का मंजर था, उसको अपने कैमरे में कैद भी किया था। देखो, देख रहे हैं? 3 दिन के बाद कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद दूसरा बॉम्ब गिराया गया, यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर को टारगेट किया गया, और वो जापान का दूसरा शहर था नागासाकी। नागासाकी, नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम रखा गया? रखा था हम लोगों ने फैट मैन, फैट मैन। और इसको बनाने के लिए प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। बस इतना याद रख लीजिएगा। और 40,000 से भी ज़्यादा लोग उस समय मारे गए थे। बॉम्ब गिराते ही 40,000 तो उसी टाइम ख़त्म हो गए। उसके बाद सरेंडर कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, इतनी तबाही के बाद कोई कैसे उठ पाएगा। तो क्या बातें याद रखनी है? 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी को टारगेट किया गया। जो बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पर, उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। पहला था लिटिल बॉय, दूसरा था फैटमैन। लिटिल बॉय को बनाने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। फैटमैन को बनाने के लिए प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। ये बस आपको याद रखना है। और अगर मैं आपको बॉम्ब को दिखाऊं, इतना बस आप नोट कर लीजिए। बॉम्ब को दिखाऊं तो ये था आपका फैटमैन, ये था आपका फैटमैन। और इसको गिराने के बाद जो धुआं उठा था, मशरूम उठा था धुएं का, वो आपको उसकी भी तस्वीर ली थी इन लोगों ने, अमेरिकन ने। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को जरा अगर आपने हमारी थ्योरी को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। नहीं सुना है ठीक से, नहीं दे पाएंगे आप। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि इन एटॉमिक एक्सप्लोजन, कोई भी परमाणु विस्फोट है, चाहे वो नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, उसमें काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है? एनर्जी का कारण किसके कन्वर्जन से है? केमिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट होती है,
न्यूक्लियर एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो एक परमाणु विस्फोट में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? रासायनिक ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा में रूपांतरण के कारण, परमाणु ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में ऊर्जा के कारण। हाँ, अमेरिका ने ही गिराया था दोनों ही बॉम्ब। तो पहला तो गिराया 6 अगस्त को हिमांशी, और 3 दिन के बाद 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त को गिरा। तो मैंने कहा था कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे वो फिजन हो या फ्यूजन हो, उसमें एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या होगा? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, E = mc²। ऐसा किसने बोला था? आइंस्टीन साहब ने कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में आप इस इक्वेशन द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ कागज पर था, उसको करके दिखाया किसने? ऑटो हॉर्न और F स्ट्रासमैन ने। मुझे खुशी है कि सारे लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया। पंकज बोल रहे हैं कि ए होगा सर। ए कैसे होगा जी? अभी हमने क्या बोला था? क्लास देर से ज्वाइन किया है क्या आपने? बिल्कुल सही नहीं था गिराना। अभी तक वहां की जनरेशन प्रभावित हो रही है। क्यों प्रभावित हो रही है? रेडियो एक्टिविटीज से अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे हम बताएंगे। बायोलॉजी की क्लास नहीं लग रही है? कल भी तो हुई थी बायोलॉजी की क्लास, कहाँ थे आप? 4 बजे होती है ना। तो 6 अगस्त 1945, और दूसरा जो बॉम्ब गिराया गया था, देखिए 3 डेज लेटर, 3 दिन के बाद, मतलब 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा B-29 बॉम्बर था जो नागासाकी पर ड्रॉप किया गया। ठीक है, उसके बाद तो सरेंडर ही कर दिया था उन्होंने। तो ये बातें हमारी हो गई। नाउ अब हम आएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको 12th में पढ़ना है, फिजिक्स में, है ना। 12th में फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी देखिएगा। तो वहां पे हम आपको लिए चलते हैं। देखिए, अगर हमने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को खुला छोड़ दिया तबाही मचाने के लिए, अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का अटैक करवाया और उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? जबरदस्त ब्लास्ट होगा। ये परमाणु बम है। लेकिन अगर हमने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, तो यही बन जाएगा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या अंतर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जो आपका परमाणु बम है और न्यूक्लियर रिएक्टर है, इन दोनों में अंतर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्ठी या नाभिकीय भट्ठी, जो लिखना है लिखिए। इन दोनों में क्या फर्क है? तो आप कहिएगा सर फर्क बस इतना है कि दोनों में फिजन रिएक्शन ही होता है। दोनों ही बेस्ड है किस पे? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे। ये भी क्या है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे आधारित है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे आधारित है। आरकेएन मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित है, और ये भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे ही आधारित है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे ही आधारित है। लेकिन फर्क क्या है? इसमें जो होता है, एटम बॉम्ब में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड। एटम बम में क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन चल रहा है। क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, मतलब अनियंत्रित। इसमें क्या चल रहा है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। बट यहां पे बस क्या हो गया? यहां पे हो गया कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड
न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। यहां पे बस हो गया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। तो वहां पे क्या था, वहां था अनकंट्रोल्ड, क्योंकि तबाही मचानी है तो कंट्रोल क्यों करेंगे, यहां हमें काम लेना है, तो इस रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर वी हैव कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और कैसा, चेन रिएक्शन। तो परमाणु भट्ठी या परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। पहला परमाणु भट्ठी याद ही होगा सबको, लिख दिया मैंने फिर भी। प्रथम परमाणु भट्ठी बनाने वाले थे इनरिको फर्मी। कौन थे, इनरिको फर्मी साहब थे, इनरिको फर्मी साहब थे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने भयंकर रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक परमाणु भट्ठी में क्या क्या होता है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, परमाणु भट्ठी के घटक। तो परमाणु भट्ठी के जो भाग हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। परमाणु भट्ठी के घटक, सबसे पहले होगा फ्यूल। तो परमाणु भट्ठी में ईंधन के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। किसका, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कूलेंट। तो पहला घटक हमारा हो गया फ्यूल यानी ईंधन, जिस पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे, तो वो है हमारा यूरेनियम 235, तो ईंधन हो गया। उसके बाद आ जाइए कूलेंट। कूलेंट का काम होता है कि एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना। आप जानते हैं चाहे वो विखंडन अभिक्रिया हो या संलयन अभिक्रिया हो, न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, उस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है, किस रूप में, हीट के रूप में। तो अगर आपने एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित नहीं किया, तो परमाणु भट्ठी ब्लास्ट हो जाएगी और फिर वो एटम बॉम्ब ही बन जाएगा ना, अनियंत्रित हो जाएगा रिएक्शन। तो कूलेंट का काम क्या होता है, अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्ठी में शीतलक का कार्य क्या होता है। तो कहिएगा कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट। परमाणु भट्ठी में शीतलक का काम होता है अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्ठी में प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है। तो आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा पानी भेजिए, हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर आएगा। हवा, ठंडी हवा भेजिए, गर्म होकर हीट को एब्जॉर्ब करके वापस आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेजिए, हीट होकर वापस आएगी। उसके बाद आते हैं मोल्टन सोडियम, द्रवित सोडियम, पिघला हुआ सोडियम भेजिए, हीट को एब्जॉर्ब करके वापस आएगा। और किसी किसी बुक में हीलियम भी लिख देता है, हीलियम का इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, कूलेंट के तौर पे करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यू विल से इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्ठी में शीतलक के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल वाटर का, एयर का, CO2 का, मोल्टन सोडियम का, ठीक है, ठीक है। योगिता कह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, थोड़ा रहम करिए, इंग्लिश में पढ़ाइए। इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो बाकी सब भाग जाएंगे, है ना। जैसे मैं अब इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर देखिएगा, बाकी सबको बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले छात्र रहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। एज वी नो दैट in nuclear reactor uranium 235 is used as fuel. Now the second component of nuclear reactor will be your coolant. Coolant absorbs extra heats. Coolant absorbs extra heat. और अच्छा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है बाइलिंगुअल। कूलेंट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलेंट, जैसे क्वेश्चन है, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, योर आंसर शुड बी इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट. Now the second question is which of the following substances are used as coolant in nuclear reactor, your answer should be water,
air, CO2, molten sodium, and sometimes helium is also used in न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ कूलेंट, है ना। तो इंग्लिश में इसीलिए लिख दिया है, तो मजबूरी है कि मतलब हाँ आपके कहने पे हम इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, है ना, क्योंकि ये बाइलिंगुअल बैच है, तो थोड़ी सी मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, है ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता, है कि नहीं। तो चलिए आपके अनुरोध पे हम ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल लाइव है सृजन कुमार साहब। संकल्प बैच में नहीं हो रहा है बायोलॉजी की क्लास, अच्छा देखते हैं संदीप साहब क्यों नहीं हो रही उसमें, तो उसमें अभी शुरू नहीं हुई होगी। अच्छा ठीक है देखते हैं। संकल्प बैच बांग्ला मीडियम से है तो हिंदी आती है समझ में। सलमा परवीन बताइए हिंदी आती है समझ में आपको। संजय कह रहे हैं कि आप गुलजार क्यों बन जाते हैं सर, तो शेर के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है, ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं चीज़ें और भी चीज़ें होनी चाहिए। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, है ना। सिर्फ पढ़ते रहेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। बात आ रही समझ में। हाँ प्लीज़ राइट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं क्या, कूलेंट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट, वाटर एयर CO2 मॉल्टन सोडियम, सब बाइलिंगुअल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में नहीं है। सो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यू विल से यूरेनियम 235, and what is the function of coolant in nuclear reactor, you will say it absorbs extra heat. Now which of the following substances are used as coolant in nuclear reactor, your answer should be water, air, molten sodium, CO2, and sometimes helium is also used as coolant in nuclear reactor, my dear friends. Now next we have moderator, the next component will be moderator, मंदक। so question यहाँ से होगा कि which of the following substances are used as moderator in nuclear reactor and what is the function of moderator in nuclear reactor, nuclear reactor में मॉडरेटर का काम क्या होता है। तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करना, सो इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो न्यूट्रॉन की गति को क्या करना, कम करना। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन की गति को कम करने की जरूरत क्यों पड़ी, न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि न्यूक्लियर एटम बॉम्ब में रिएक्शन के अनकंट्रोल्ड होने की वजह क्या है, तो आप कहेगा सर ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पर अटैक किया, क्या बना, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी। ये न्यूट्रॉन फिर फ्रेश यूरेनियम को अटैक करेंगे, अलग अलग यूरेनियम पर तीनों अटैक करेंगे, फिर से क्या बनेगा, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एनर्जी, इससे फिर बैरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये फिर फ्रेश यूरेनियम पर अटैक करेंगे, ऐसा चेन रिएक्शन चलता रहेगा। तो अगर मैं पूछूं कि एटम बम में रिएक्शंस के अनकंट्रोल्ड होने की वजह क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन एटम बॉम्ब, आप क्या कहेंगे, ये न्यूट्रॉन, ये आवारा न्यूट्रॉन की वजह से रिएक्शन क्या हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। इस न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम को छेड़ा तो इससे 3 निकल गया, अब ये 3 क्या करेंगे, अलग अलग यूरेनियम को छेड़ेंगे, फिर सबसे 3 निकल जाएंगे। तो रिएक्शन के अनकंट्रोल्ड होने की वजह क्या है, आवारा न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर हमने न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिया तो हमारा रिएक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, न्यूट्रॉन को कंट्रोल में कर लिया तो हमारा रिएक्शन जो है वो किस में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमें न्यूट्रॉन को पकड़ना है, तो सबसे पहले उसकी स्पीड को कम करना होगा। रिएक्शन के दौरान जब न्यूट्रॉन निकलते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आपकी तरफ कोई न्यूट्रॉन आ रहा, कोई बहुत हाई स्पीड वाली चीज़ आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से कोई चीज़ आ रही है, उसे पकड़ना है आपको, तो सबसे पहले आप उसकी स्पीड को कम करोगे तब उसको पकड़ोगे। ठीक यही काम होता है मॉडरेटर का,
कि न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या करेगा, ये कम कर देगा, है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यू विल से कि मॉडरेटर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। फिर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, योर आंसर शुड बी हेवी वाटर, D2O, याद है ना। हेवी वाटर और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे। इससे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो टकरा टकरा कर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगला होता है हमारा जो कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो होता है कंट्रोल रॉड यानी नियंत्रक छड़। ये नियंत्रक छड़ क्या करेगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यू विल से इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित करता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हम अपनी मर्जी से न्यूट्रॉन जाने देंगे कि ये न्यूट्रॉन जाएगा, यूरेनियम पर अटैक करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी हम संभाल सकते हैं, जितनी एनर्जी को हम मैनेज कर सकते हैं, उस रेट से हम न्यूट्रॉन को जाने देंगे। न्यूट्रॉन को हमने कब्जे में कर लिया, मतलब हमारा रिएक्शन कब्जे में हो गया। जैसे आवारा लोगों को कंट्रोल करने के लिए रॉड रखते हैं ना, उसी तरह से आवारा न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल रॉड होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हम अपनी मर्जी से न्यूट्रॉन जाने देंगे, रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी से हम बिजली वगैरह उत्पादन करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, किसके रॉड का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, तो कैडमियम की रॉड और बोरॉन की रॉड का इस्तेमाल हम कंट्रोल रॉड के तौर पे करते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए यहां से कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, योर आंसर विल बी कि इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडमियम रॉड और बोरॉन की रॉड। तो कैडमियम की छड़ और बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब नियंत्रक छड़ के तौर पे करते हैं। तो हम अपनी मर्जी से न्यूट्रॉन जाने देंगे, यूरेनियम के साथ रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी हम मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था आइंस्टीन साहब ने, वो इसी के लिए दिया था कि इसका इस्तेमाल करके लोग इस तरह का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और बिजली उत्पादन वगैरह करेंगे। लेकिन उनके जीते जी लोगों ने क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया और हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप भी कर दिया। और इसी गम में बेचारे की डेथ हो गई, आइंस्टीन साहब की डेथ हो गई कि हमारी इस एक इक्वेशन की वजह से इतनी बड़ी तबाही आ गई। लेकिन आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक खराब वाला, एक अच्छा वाला। लोगों को खराब पहलू ज़्यादा नज़र आता है, आपने देखा होगा। जैसे हमारी पूरी कमीज़ सफ़ेद है और उस पर एक जगह दाग है, तो लोगों की नज़र दाग पे जाएगी, दाग पे। पूरा कमीज़ सफ़ेद है उस पर नहीं जाएगा। तो ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया जो है ना, गलत चीज़ों को ज़्यादा क्या करती है, देखती है ना, कि भाई इसमें गलत क्या है। आप में हज़ार अच्छाइयाँ हो, आप में हज़ार अच्छाइयाँ हो, उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक बुराई अगर आप में है तो लोग उस बुराई की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये दुनिया है, दुनिया का यही दस्तूर है। क्या कीजिएगा, एक शायर कहते हैं कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ पर सब के सब खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी अच्छाइयों पे कोई बात नहीं करेगा। अगर हमारी एक खामी, हमारी एक बुराई किसी के हाथ लग गई तो बस ऐसी की तैसी कर देंगे। तो कंट्रोल रॉड का जो काम होता है वो न्यूट्रॉनों को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। और कंट्रोल रॉड के तौर पे कैडमियम की रॉड और बोरोन की रॉड का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है शील्डिंग। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो होता है शील्डिंग यानी परिरक्षक। परिरक्षक कुछ नहीं है कि परमाणु भट्टी को स्टील, कंक्रीट और लेड की दीवारों से घेरा जाता है। तो
परमाणु भट्ठी के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है। वो दीवार होती है स्टील की, कंक्रीट की और लेड की। लेड की क्या होती है? एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, ठीक है। इस दीवार को कहते हैं शेल्डिंग, ताकि उस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले जो स्टाफ है उसको रेडिएशन का खतरा ना हो, उसके आसपास जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें रेडिएशन का खतरा ना हो। आप जानते हैं कि लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। लेड को हिंदी में क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। ये जो लेड होता है ना, इसमें रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जो विकिरणें होती हैं, रेडिएशन होती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, मतलब अवशोषित करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है कौन? लेड। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग परमाणु भट्ठी में काम करते हैं वो लेड का एप्रन पहने रहते हैं, है ना। लेड का एप्रन, जैसे डॉक्टर एप्रन पहने रहते हैं ना, वाइट सफेद रंग का एप्रन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो स्टाफ होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको लेड का एप्रन दिया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखेंगे और स्टार्ट करेंगे एक अगला टॉपिक जिसका नाम होगा हमारा रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम होगा? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है।